अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पार्ट फर्स्ट के बारे में बताया था। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस लेक्चर का मकसद सिर्फ बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये प्रोसेस होती क्या है, ये क्या चीज़ है। क्योंकि इसकी जो डिटेल है वो आप एनसीईआरटी में से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली आप डिटेल पढ़ने जाओगे तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ है। तो मेरा मकसद ये था कि पहले इसको एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो है वो कर दी जाए, और इसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं बाद में किसी लेक्चर में और बनाऊंगा। लेकिन ये लेक्चर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुपरफिशियल है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट है कम से कम वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो चीज़ होती क्या है। तो ठीक है, ये आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 हमने कर चुका है पहले, ये पार्ट 2 है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक जो लास्ट लेक्चर हुआ था इसके, क्योंकि चूँकि एक हफ़्ता हो गया है, तो उसके बारे में थोड़ा एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या पढ़ा था। और एक हफ़्ता हो गया ये बताने के साथ मुझको इसका अफसोस भी है कि लेक्चर जो हैं रेगुलर जो पहले फ्रीक्वेंसी थी उस तरीके से नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह इससे पहले भी हालांकि मैं 2-3 बार ये बात कह चुका हूँ, फिर भी रेगुलर नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जो है इंशाल्लाह यहाँ से लेक्चर आपके जो हैं ये नीट वाले भी और इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के वो भी लेक्चर इंशाल्लाह यहाँ से बिल्कुल रेगुलर रहेंगे। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर जो कि तकरीबन हफ्ता 8 दिन हुआ है, इसमें हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है, ये चेन जो है, ये चेन कुछ नहीं है, ये 4 प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, क्योंकि प्रोटीन के साथ में दूसरे मॉलिक्यूल्स या दूसरे कंपाउंड्स भी होते हैं। तो ये 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं जो एक सीरीज़ में होते हैं, और ये यही जो इन्हीं की जो चेन बनती है, इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो ऑब्वियसली आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये चेन का जो मकसद है, इस चेन का मकसद है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना, एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक और तीसरे से चौथे तक। तो ये जो चेन होती है ये कहाँ पे होती है? ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और जैसे कि ऑफ कोर्स मैं बता चुका हूँ कि इनका मकसद है कि ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना। और असली मकसद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना नहीं है, असली मकसद है एटीपी या एनर्जी बनाना। लेकिन इस एटीपी या एनर्जी बनाने के लिए इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। और एटीपी जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी है, जैसा कि सेल्स के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या फंक्शंस होते हैं उसके लिए इस एटीपी की ज़रूरत होती है। तो और उसके बाद एक ख़ास ज़रूरी बात ये थी कि जो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये सेलुलर रेस्पिरेशन का एक स्टेज है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और NADH बन जाता है। इसको इलेक्ट्रॉन इसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है, जिसमें क्रेब्स साइकिल में NAD और FAD ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और NADH और FADH2 बन जाते हैं। तो और उसके बाद तीसरा स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो NADH और FADH2 इन दोनों ने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में जो इलेक्ट्रॉन गेन किए थे वो दोबारा उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, गिव बैक कर देते हैं। और ये जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने का प्रोसेस होता है, इसके ज़रिए से एनर्जी या ATP जनरेट होती है। ठीक है। अब आते हैं ETS पर कि ETS बेसिकली है क्या। तो ETS जो है वो रिले रेस होती है एक तरीके की। रिले रेस किसको कहते हैं? ओलंपिक जो लोग देखते होंगे या खेल देखने के शौकीन होंगे, तो आप देखते होंगे कि ओलंपिक्स में एक रिले रेस होती है जिसमें एक के बाद एक 4 खिलाड़ी दौड़ते हैं एक टीम की तरफ से। पहले खिलाड़ी के एक उसके हाथ में एक छोटे डंडे जैसा होता है, वो लेके दौड़ता है, और जब अपने साथी तक पहुंचता है तो उसको वो डंडा ट्रांसफ़र कर देता है। फिर उसका वो साथी लेके दौड़ता है, और जब तीसरे बंदे तक पहुंचता है तो उसको वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो ETS है, या ये जो 4 प्रोटीन्स हैं जो एक के बाजू में एक होते हैं, ये वही रिले रेस की तरह होते हैं कि जो एक से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, फिर दूसरे को देते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन लेके आगे जाता है और तीसरे को देता है। तो ये है रिले रेस इनकी। ठीक है। और ये इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? रिडॉक्स होता है, रिडॉक्स में रेड ऑक्स जो 2 चीज़ें हैं, तो रेड से रिडक्शन और ऑक्स से ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का ख़त्म होना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन कहते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन हासिल करना, इसको कहते हैं रिडक्शन। यानी किसी मॉलिक्यूल पे अगर इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है रिड्यूस्ड हो गया। और किसी मॉलिक्यूल पे
कोई मॉलिक्यूल अपने में से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो आप क्या कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो गया। साथ ही में इसी ऑक्सीडेशन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में आप इसको लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, और कह सकते क्या है, कहा जाता है। और इसी तरह से रिडक्शन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में गेन ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। यानी किसी मॉलिक्यूल पे अगर हाइड्रोजन आगे जुड़ जाए तो आप क्या कहेंगे कि इसका रिडक्शन हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि NAD और FAD में हाइड्रोजन आगे जुड़ता है, NAD से NADH बन जाता है, FAD से FADH2 बन जाता है, यानी हाइड्रोजन आगे जुड़ जाता है। तो NAD और FAD जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ETS में इलेक्ट्रॉन जो है एक कंपोनेंट से दूसरे पे पास होते हैं, ठीक है। तो हो गई बात। अब एक सिंपल सी फिगर देख लेते हैं जो आगे आपको मदद करेगी आगे के इस स्टेप से समझने में। कि पहले इसमें प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आप देख लेते हैं कि ये जो 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मैंने बताया आपको, तो 1 2 3 4 करके इनको नाम दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं 1 2 3 4 करके। और इसी में आप देख रहे हैं कि पहले मॉलिक्यूल पहले कॉम्प्लेक्स से NADH आता है और अपना हाइड्रोजन जो है वो छोड़ देता है, NAD में कन्वर्ट हो जाता है। वो हाइड्रोजन जो छोड़ता है वो कहाँ जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसी को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस करें। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पे पहले जाके आप माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज या तो मेरे पिछले लेक्चर में देख लीजिए या तो गूगल पे सर्च करके देख लीजिए कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होती है। असल में यहाँ पे मैंने शायद दिया है या नहीं, यहाँ पे मैंने इमेज देना भूल गया हूँ। यहाँ पे इमेज देना चाहिए था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने से पहले एक बार इमेज देख लें माइटोकॉन्ड्रिया की तो ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी, ठीक है। तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है जिसमें ये हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। फिर आप देखेंगे कि सेकंड जो है सेकंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स उस पर FADH2 आता है, वो भी अपना हाइड्रोजन छोड़ देता है और FAD में कन्वर्ट हो जाता है। फिर थर्ड वाला भी जो है, थर्ड में से फिर से हाइड्रोजन पंप किया जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, फोर्थ से भी पंप किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ये ख़ास तौर से ध्यान दे दीजिए कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ यहाँ से हाइड्रोजन पंप किया जा रहा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इसको हाइड्रोजन पंपिंग या प्रोटॉन पंपिंग कहते हैं। हाइड्रोजन जो होता है वो प्रोटॉन ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने से बनता है। और हाइड्रोजन आयन में हाइड्रोजन आइटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोटॉन बन जाता है, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है। तो आप चाहे हाइड्रोजन आयन कहें या प्रोटॉन कहें, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स है वो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को पंप कर रहे हैं। कहाँ पंप कर रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। तो ये बेसिक आपने देख लिया। अब इसको, और जो इस साइड के जो है आप एक तरफ तो देख रहे हैं कि जो चेन बनी है उसके एक तरफ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और दूसरी तरफ जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। ये भी ध्यान रखें कि इधर अंदर वाली चीज़ जो है वो मैट्रिक्स है, बाहर वाली चीज़ जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इसको भी आप एक बार फिगर देख के माइटोकॉन्ड्रिया के अच्छे से समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक हमने थोड़ा सा देख लिया, आगे चीज़ें समझने में इससे आसानी होगी। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स 1 पे, जो आपकी रिएक्शन अब स्टार्ट हो रही है या प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कैरी टू द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स अबाउट NADH। यानी NADH जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे NADH आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, पहले प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पे आ रहा है। और इसके NADH के साथ में कौन चीज़ आ रही है, NADH के साथ में आपके आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन भी। तो इसी को कहते हैं कि अबाउट NADH, यानी NADH के साथ में दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहले प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स 1 पंप्स 4 हाइड्रोजन आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यानी जो कॉम्प्लेक्स 1 है, यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये हाइड्रोजन लेता है NADH में से, और इस हाइड्रोजन को क्या करता है, वो पंप कर देता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन के पंप करने से क्या होता है कि एक ग्रेडियंट बन जाता है। ग्रेडियंट बनने का मतलब कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो हाइड्रोजन था वो निकाल के हमने फेंक दिया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंकने से क्या हो गया कि यहाँ पे मैट्रिक्स में तो हाइड्रोजन कम हो गया और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया। इसी को कहते हैं ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट को आप सिंपली समझ सकते हैं स्लोप। किसी स्लोप को जो होता है वो ग्रेडियंट कहा जाता है। यानी एक तरफ किसी चीज़ की ज़्यादा मिकदार हो, एक तरफ ऊंचाई हो, एक तरफ नीचाई हो, उसको ग्रेडियंट कहा जाता है। तो मैट्रिक्स में से हाइड्रोजन निकाल के फेंका जा रहा है, पंप किया जा रहा है कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इससे ये एक ग्रेडियंट बन रहा है, यानी हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन में फ़र्क हो रहा है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और मैट्रिक्स में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। इस चीज़ की अहमियत रहेगी आगे जो ग्रेडियंट बन रहा है, इसीलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि ये जो यहाँ पे एक ग्रेडियंट बन रहा है, यानी हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन एक जगह बढ़ रही है और एक जगह कम हो रही है। ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखें, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स 2 पे।
तो कॉम्प्लेक्स टू जो आपका है ये FADH रिसीव करता है और डायरेक्टली रिसीव करता है। डायरेक्टली रिसीव करने का मतलब कि FADH2 जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 पे नहीं जाता है, बल्कि डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 2 पे आता है। और यहाँ पे आप एक बात ये भी फिर से याद रखें कि कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये पंपिंग एक्शन नहीं करता है, ये हाइड्रोजन को पंप बैक नहीं करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, यूबिक्विनोन। इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर क्यू लिखा रहता है तो यूबिक्विनोन समझ लें। तो ये एक कंपाउंड है जो कि पहले और दूसरे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को मिलाता है तीसरे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो क्यू जो है रीइश्यू करता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को किससे, NADH से, और जो कॉम्प्लेक्स 1 से है, ठीक है। क्यू इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, कहाँ से करेगा, कॉम्प्लेक्स 1 से भी रिसीव करेगा और कॉम्प्लेक्स 2 से भी। कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन कौन से रिसीव करेगा, जो कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन किससे मिले थे, NADH से मिले थे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन किससे मिलते हैं, FADH2 से मिलते हैं। तो इन दोनों से ये इलेक्ट्रॉन लेता है, कॉम्प्लेक्स 1 से भी और कॉम्प्लेक्स 2 से भी, और ये इलेक्ट्रॉन लेके देता किसको है, कॉम्प्लेक्स 3 को देता है, ठीक है। ये इन इलेक्ट्रॉन को लेके कॉम्प्लेक्स 3 को देता है। यहाँ पे एक बार देख लेंगे, आप देख रहे हैं कि जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर में क्यू करके एक बना हुआ है, तो यही क्यू है जो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों से इलेक्ट्रॉन लेता है। कॉम्प्लेक्स 1 वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, वो आते हैं NADH से, और कॉम्प्लेक्स 2 वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, वो आते हैं FADH2 से। और इन दोनों से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या करता है कि ये कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफ़र कर देता है वह सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बाईपास हो गई एक चीज़, वो क्या चीज़ बाईपास हो गई कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन की पंपिंग नहीं हो रही है, हाइड्रोजन आयन जो है उनकी पंपिंग नहीं हो रही है। पंपिंग नहीं होने की वजह से ये जो पंपिंग होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ATP जनरेट करने के लिए, यानी जितनी ज़्यादा पंपिंग होगी, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजे जाएंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी। अब चूंकि इस स्टेप में कॉम्प्लेक्स 2 से कोई पंपिंग नहीं होती है और FADH2 कॉम्प्लेक्स 1 पे नहीं जाता है, इसीलिए FADH2 से कम एनर्जी जनरेट होती है, कम ATP बनते हैं। क्यों, क्योंकि इसका पंपिंग में कोई रोल नहीं है, ये डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 2 पे आ जाता है। तो NADH इससे जो है ज़्यादा एनर्जी बनती है बनिस्बत FADH2 के। FADH2 जो है कम एनर्जी जनरेट करता है क्योंकि इसका पंपिंग में कोई रोल नहीं होता है, हाइड्रोजन आयन की पंपिंग में कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। आगे और क्लियर होगा। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स 3 पे। कॉम्प्लेक्स 3 का सिंपल सा एक काम है कि ये पंपिंग करता है प्रोटॉन की, प्रोटॉन यानी सिंपल हाइड्रोजन आयन, आप चाहे हाइड्रोजन आयन कहूँ या प्रोटॉन कहूँ, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ये पंपिंग करता है और जो इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लेक्स से लेता है उसको चौथे फोर्थ कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा देता है, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स 4 पे। तो ये कॉम्प्लेक्स 4 जो है ये साइटोक्रोम प्रोटीन्स होती हैं, CA और A3 करके इस नाम की, इससे ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये नाम है खाली प्रोटीन्स के, साइटोक्रोम प्रोटीन्स के, तो उनसे बना होता है। और ये साइटोक्रोम से जो प्रोटीन्स होती हैं ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़े रहती हैं। कब तक पकड़े रहती हैं, उस वक्त तक पकड़े रहती हैं जब तक कि ये ऑक्सीजन कम्प्लीटली रिड्यूस्ड ना हो जाए। रिड्यूस्ड होने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का शामिल होना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना या हाइड्रोजन का गेन होना। तो जब तक इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन नहीं मिल जाती है तब तक ये छोड़ते नहीं है। हाइड्रोजन मिलने का मतलब जब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिल जाएंगे तो आपका बन जाएगा H2O यानी पानी, ठीक है। तो ये एक स्टेप है और इससे मतलब वाटर हासिल होता है, ये याद रखना है कि 4th इसमें जो है यहाँ पे वाटर आपका हासिल होता है। और इसके बाद फिर अगेन वही बात होती है कि जो मैट्रिक्स में से हाइड्रोजन ले लिया गया, कहाँ पे ले लिया, ऑक्सीजन ने ले लिया, पानी बना दिया, तो मैट्रिक्स में और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की कमी हो गई, यानी जो ग्रेडियंट बना था हमारा हाइड्रोजन की पंपिंग से जो ग्रेडियंट बन रहा है कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन की तादाद बढ़ती जा रही है, मैट्रिक्स में हाइड्रोजन की तादाद कम होती जा रही है, तो ग्रेडियंट जो है बढ़ते जा रहा है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है, यानी इसमें केमिकल भी है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट भी है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी बनता है, यानी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होते जाता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होते जाता है। और केमिकल ग्रेडियंट भी बनता है कि एक तरफ हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होती जाती है और एक तरफ हाइड्रोजन की तादाद कम होती जाती है। ये जो ग्रेडियंट है ये इंपॉर्टेंट है केमियो ऑस्मोसिस के लिए, यानी जो अगली स्टेज जो है, जो मेन जो पूरे जो ये चारों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और इस ये पूरे कॉम्प्लेक्स का जो मेन मकसद जो था वो केमियो ऑस्मोसिस ही है, कि इनका पूरा मकसद ये था कि ग्रेडियंट बनाना, यानी एक तरफ हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा करना और एक तरफ कम करना। क्योंकि जब ये ग्रेडियंट बन जाएगा, जब तादाद कम और ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद ये असली चीज़ चालू होगी जो है केमियो ऑस्मोसिस, जिससे आपकी एनर्जी बनेगी। किस तरह से, आइए देखते हैं केमियो ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ये आप जैसे जान सकते हैं कि अगर आप 2 कंटेनर लेंगे और एक में ज़्यादा पानी होगा, एक में कम पानी होगा, और कंटेनर बीच में छेद कर देंगे और दोनों जुड़े रहेंगे, तो ज़्यादा पानी से आपके कम पानी की तरफ वो पानी बह निकलेगा, या ग्रेडियंट जिसको कहते हैं कि आप अगर किसी स्लोप पे
किसी ढलान के ऊपर खड़े हो गए और वहाँ से पानी गिराएंगे तो पानी नीचे की तरफ बहने लगेगा, अगर बीच में कोई रुकावट ना हो तो यही होता है ग्रेडियंट। जैसे आपने हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट बना दिया, एक तरफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, एक तरफ कम हो गए, तो अब ऑटोमेटिक क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है ज़्यादा से कम की तरफ भागेंगे। लेकिन यहाँ पे बातें उतनी सिंपल नहीं है, इसलिए कि बीच में रुकावट है। ये हाइड्रोजन जो है, ये जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इसको डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता है। इसको क्रॉस करने के लिए अब ये समझ लें कि कोई रुकावट है और इसको क्रॉस करने के लिए एटीपी सिंथेस करके जो एंजाइम है उसकी ज़रूरत होती है। तो ये एंजाइम जो है यही है जो हाइड्रोजन आयन को क्रॉस कराता है। अब ग्रेडियंट बन गया है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन ज़्यादा है, मैट्रिक्स में कम है, तो हाइड्रोजन आयन क्या चाहते हैं कि वो मैट्रिक्स में जाके दोनों तरफ को बराबर करें, स्लोप में, यानी ऊपर स्लोप से नीचे की तरफ आना चाहते हैं। लेकिन डायरेक्टली नहीं जा पाते हैं, बल्कि एटीपी सिंथेस नहीं भी एक एंजाइम होता है उसके साथ जाते हैं। और जब इसके साथ जाते हैं एटीपी सिंथेस के साथ में, तो ये एटीपी सिंथेस जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और इनकी मशीनरी चलने लगती है। इनके एक्टिवेट होने का मतलब क्या है कि ये जनरेटर के जैसा काम करते हैं। जब हाइड्रोजन आयन के साथ मिल जाते हैं और उनके साथ जाने लगते हैं ये, तो एक जनरेटर की तरह काम करते हैं। क्या, और जनरेटर किस चीज़ के होते हैं, और ये जो जनरेट करते हैं क्या करते हैं कि इनकी वजह से क्या होता है कि एडीपी जो है, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जिसमें है, उसके साथ में एक तीसरा फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिल जाता है, और डाई से ये ट्राई, यानी 3, 2 से 3 यानी एडीपी से एटीपी बन जाता है। एडीपी में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और मिल जाता है और एटीपी से एटीपी बन जाता है, और जो कि यही हमारा पूरा मकसद था इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। तो अब इसको एक शॉर्ट में समझ लीजिए कि चारों स्टेप में मेन काम क्या था, चारों कॉम्प्लेक्स में, कि हाइड्रोजन आयन को पंप करना या प्रोटॉन को पंप करना, कहाँ तक, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करने से क्या हुआ कि वहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते गया और जो आपका मैट्रिक्स है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम होता गया। जब ये ग्रेडियंट बन गया, जब ज़्यादा मिकदार हो गई, तो हाइड्रोजन आयन क्या चाहता है कि मैं वापस मैट्रिक्स में जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे तादाद कम है, क्योंकि स्लोप बन गया ना, एक ऊपर से नीचे की तरफ जाना चाहता है। जब ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो डायरेक्टली नहीं जा पाता है, उसको चाहिए एटीपी सिंथेस, इसके साथ ही जा पाएगा। और जब इसके साथ जाता है एटीपी सिंथेस के साथ में, तो एटीपी सिंथेस जो है एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है कि एटीपी को फॉस्फेट से मिला देता है और एटीपी बन जाता है फॉस्फेट के साथ में एटीपी, यानी ट्राईफॉस्फेट, और यही एटीपी हमको चाहिए था। तो इस तरह से इस पूरे रिएक्शन में एटीपी जनरेट होता है, जो कि आपके सेल में सब काम करने के लिए जो एनर्जी है वो काम आती है। तो यही था दोस्तों पूरा का पूरा ईटीसी, जो कि मैंने शॉर्ट में और कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश की है। मुश्किल टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए पहले मेरा लेक्चर देखें, उसके बाद एनसीईआरटी में से पढ़ने जाएँ, क्योंकि डायरेक्टली अगर एनसीईआरटी में से पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं लेक्चर ख़त्म करने से पहले एक ज़रूरी बात ये बता दूं कि अब हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप और बनाने वाले हैं, लेकिन सिर्फ डेडिकेटेड स्टूडेंट्स का। इसमें आपका पूरा 1 साल का टाइम टेबल रहेगा। टारगेट जो हमारा रहेगा अगले साल का जो नीट एग्ज़ाम है, तो स्पेशली 11th में जो लोग इस वक्त हैं उनके काम आएगा। 1 साल का पूरा टाइम टेबल रहेगा, उसमें रेगुलर आपको डेली के एक सिलेबस टाइम टेबल बनाया जाएगा कि रोज़ क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। स्पेशली बायोलॉजी के लिए मैं बता रहा हूँ, दूसरे सब्जेक्ट का अभी तो हमारा प्लान नहीं है, आगे देखेंगे। तो बायोलॉजी के हिसाब से 1 साल का पूरा टाइम टेबल बना के, और हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट रख के, और रोज़ कितना पढ़ना है उतना कवर करना ही है। उस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ में, 1 साल में बायोलॉजी को मास्टर करना चाहते हैं, तो ये ग्रुप पे आप ऐड हो सकते हैं। मुझको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए, मैं भी उसको जब बनाऊंगा तो उसका लिंक ग्रुप में डालूंगा। लेकिन आप इसका मकसद बताने का ये है कि उस पर सिर्फ डेडिकेटेड लोग चाहिए मुझको, जो एक्सरसाइज उनको दी जाए वो करेंगे, और जो वीडियो बनाए जाएंगे वो देखेंगे, जो लेक्चर बनाए जाएंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, अगर डेडिकेशन नहीं रहेगा तो फिर आपको उस ग्रुप में नहीं रखा जाएगा। उस ग्रुप का मकसद यही है कि जितने लोग भी उस ग्रुप में रहें उनके बायोलॉजी में अब वो 90% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।